Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 3 that is Indian political thought, and within this unit number 3 this is chapter number 1 on Dharm Shastra. I have already completed unit 1, unit 2 and unit 5. Okay, this is the fourth unit in the sequence. So हम लोग आज धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे. धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र जो है ये एशियन संस्कृत टेक्स्ट है. हिंदुज़म में, हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये सबसे पुराना मतलब बहुत ही एशियन टाइम्स का जो संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें कि धर्म से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड क्या सही कर्तव्य होते हैं, राइटस कंडक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, उस चीज़ों से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशल ऑर्डर, लॉ, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं. ठीक है. सो धर्मशास्त्र जो है इट इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स रिप्रेजेंटिंग सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन हिंदू फिलॉसफी. सो हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटी में किस तरह से सोशल और पॉलिटिकल अरेंजमेंट होने चाहिए और क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं ह्यूमन बींग्स के, क्या पर्पस है ह्यूमन बींग की लाइफ का, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं. ठीक है. सो दीज आर मॉरल कोड्स एंड ट्रीटीज दैट गाइड्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ, कि लोगों को कैसे अपनी ज़िंदगी को जीने का जो तरीका होता है उसके लिए जो मॉरल कोड्स हैं, नैतिक जो लॉज हैं, वो मॉरल कोड्स और ट्रीटीज़ इसमें लिखी गई हैं. ठीक है. तो ये क्या एम्फेसाइज करता है, क्योंकि इसका देखिए नाम क्या है, धर्मशास्त्र. तो ऑब्वियस सी बात है ये धर्म और ड्यूटी को एम्फेसाइज करता है. एंड बिलीव्स इन एन ऑर्गेनिकली ऑर्डर्ड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो कि ऑर्गेनिकली ऑर्डर्ड है. ठीक है. पॉलिटिकल अथॉरिटी इज़ क्रिएटेड, और अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र क्या कहता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी को कैसे क्रिएट किया गया है, टू मेंटेन, मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी को क्यों क्रिएट किया गया है, ऑर्डर और किंग जो टू मेंटेन ऑर्डर और लॉ को मेंटेन करने के लिए, और किंग की जो ड्यूटी है वो क्या है, उसके पास पनिश करने के लिए, मतलब दंड देने के भी जो है पावर है किंग के पास, ताकि धर्म को मेंटेन किया जा सके. ठीक है. ये तो जस्ट एक आपका इंट्रोडक्शन टाइप सॉर्ट ऑफ था. ठीक है. अब हम इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं. तो धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र जो है एशियन संस्कृत टेक्स्ट है हिंदू फिलॉसफी में, जो कि धर्म से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है उनको बताता है. ठीक है. देखिए हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है, मतलब हमारे अगर लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर में वैदिक लिटरेचर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है. एक तो श्रुति और एक स्मृति. श्रुति मतलब जो सुन के डिवाइन जो साउंड थी उसको सुन के जो लोगों ने लॉज और सोशल ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, क्या लॉज हैं, जीवन जीने की कैसे तरीका होना चाहिए, क्या वे ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें जो सुन के की गई वो उसे श्रुति के अंदर कंसिडर किया गया. ठीक है. और उसमें 4 वेदास जो हैं वो आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे वेद हैं, ये श्रुति पे बेस्ड हैं. ठीक है. और जो स्मृति क्या होता है, मतलब जो याद रख के, जैसे जो चीज़ें मान लीजिए पुराने ऋषि मुनियों ने सुनी और सुनकर उसको फिर पास ऑन की टू द नेक्स्ट जनरेशन, फिर धीरे धीरे करती है जो स्मृति में जो लोगों की याद में था और उसके बेसिस पे उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे वो चीज़ें स्मृति के अंदर आती हैं. ठीक है. तो जैसे स्मृति के अंदर क्या क्या आता है, पुराण, 18 जो पुराण है, धर्मशास्त्र भी जो है वो स्मृति के अंदर ही आती है. जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना धर्मशास्त्र का, तो ये जो धर्मशास्त्र है वो भी स्मृति के अंदर ही आती है. फिर तंत्र जो क्रिया है, इतिहास जैसे रामायण और महाभारत, ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी स्मृति के अंदर ही आती हैं. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया कि वैदिक लिटरेचर जो है, मैं इसका चार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है नोट्स में, मैं आपको ओरली ये चीज़ें बता दे रही हूँ. ठीक है. सो जो हमारे वैदिक लिटरेचर है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, एक श्रुति और स्मृति. श्रुति मतलब सुनकर, जो सुनी गई, जो डिवाइन साउंड को सुनकर जो एथिकल मॉरल कोड्स बनाए गए,
तो वो 4 वेद, इसके अंदर 4 वेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और फिर उसके बाद वेदांग भी हैं, वेदों के भी अंग हैं। वेदांग जैसे व्याकरण, ज्योतिषा, शिक्षा, कल्पसूत्र, ये सब वेदांग्स हैं। फिर उपवेद भी हैं, जैसे अर्थवेद, धर्मवेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ ये उपवेद कहलाते हैं। फिर संहिता, ब्राह्मण, अन्य अनेक। तो ये लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ये वैदिक लिटरेचर वो लोग ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना डीप अभी हमको यूजीसी के लिए नहीं जाना है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि धर्मशास्त्र जो हिंदू, ये एशियन टेक्स्ट है ना, ये संस्कृत टेक्स्ट है, तो ये हिंदू फिलॉसफी में किसका पार्ट है। तो मैं आपको बस क्या बता रही हूँ कि वैदिक लिटरेचर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के बेसिस पे जो है वो 4 वेदास हैं, वेदांग हैं, ठीक है, उपवेद हैं। और स्मृति के बेस में जो लोगों ने याद रखा और उसके बेस में टेक्स्ट लिखे, जो ऋषि मुनियों ने जो बुक्स लिखी, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, जैसे 18 पुराण आते हैं, इतिहास, महाभारत, रामायण भी स्मृति के अंदर ही आता है। और ये जो धर्मशास्त्र है वो भी स्मृति के अंदर ही आता है, ठीक है। और श्रीमद् भगवद गीता भी ये स्मृति ही के अंडर में आती है, ठीक। सो अब हम हिस्ट्री और ओरिजिन को समझते हैं कि तो मोर देन 100 बुक्स धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के अंदर, जहाँ पे धर्म को बताया गया है कि धर्मशास्त्र मतलब कि धर्म ड्यूटी क्या है, क्या सही राइटियस कंडक्ट है। तो इस धर्मशास्त्र के अंदर 100 से ज़्यादा बुकें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई हैं और जिसको सबसे ज़्यादा आज भी वो इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट, तो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसमें कि मनुस्मृति सबसे इंपॉर्टेंट, और हम इस चैप्टर में मनुस्मृति का ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर यज्ञवाक्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, ये सारी इंपॉर्टेंट जो हैं वो स्मृतिज हैं अंडर धर्मशास्त्र ट्रेडिशंस, ठीक है। मैंने क्या बताया, धर्मशास्त्र किसके अंदर आता है, स्मृति के अंदर आता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक श्रुति भी होता है, ठीक है। सो एक्चुअली ये जो डिले हुआ है ना लेक्चर का थोड़ा बहुत, मेरी जिससे मैं जो पेंसिल होती है स्टाइलस, वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से मैं नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाई। सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, आई एम रियली सॉरी। जो भी स्टूडेंट जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मुझे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस में, मैं उन सभी स्टूडेंट से प्लीज़ सॉरी, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि उनका मेरे पर एक ट्रस्ट डेवलप था कि मैं कंप्लीट करूँगी, बट आई एम रियली सॉरी। एंड प्लीज़ जितनी मैंने यूनिट पढ़ी है उतनी ही यूनिट पढ़ के अगर आपको मेरी से बेनिफिट मिलता है इन वीडियो से, तो प्लीज़ मुझे आफ्टर एग्ज़ाम ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि हाँ अब मुझे बेनिफिट मिला है। और मैं इस 26 जून को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, जो यूजीसी नेट का जो इस बार भी जून वाला साइकिल में जो एग्ज़ाम है वो 26 जून को है। जो भी स्टूडेंट्स जो है नहीं और जो लोग दे रहे होंगे उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि जून में एग्ज़ाम है, और वो भी 26 जून, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज डेट शीट भी आ चुकी है, ठीक है। सो 26 जून वाले एग्ज़ाम के लिए तो मेरे हिसाब से, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टूडेंट है वो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे ही मेरा स्टाइलस जो पेंसिल है वो ठीक होती है या दूसरी रिप्लेस होके आती है, मैं उसके नोट्स बना के ज़रूर आपको दूँ, ठीक है। तो और जो अदर यूनिट रह जाएंगी, ठीक है, सो वो जो 4 या 5 या 6 यूनिट रह जाएंगी वो मैं कंप्लीट करूँगी, बट आफ्टर जून एग्ज़ाम, मीन्स जुलाई और अगस्त 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो दिसंबर साइकिल है, इसीलिए देखिए मैंने ये स्टार्ट जो किया था वो जून 2025 का टाइटल लेके किया था, बट आई एम रियली सॉरी नहीं कंप्लीट हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, ठीक है। सो पर ये सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट करूँगी यूट्यूब पे, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट ज़रूर मिले। तो जो दिसंबर साइकिल या नेक्स्ट ईयर किसी भी साइकिल, क्योंकि देखिए ये स्टैटिक पार्ट है, तो स्टैटिक पार्ट जो है वो हमेशा के लिए काम आने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जून वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल था, ये दिसंबर वाले और नेक्स्ट ईयर 2026-27 सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कि किस राइटर ने, किस फिलोसफर के क्या बुक थे, क्या थिंकर्स थे, ये जो स्टैटिक पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो इसलिए ये तो सारे ही आने वाले जितने भी ईयर्स में एग्ज़ाम्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। बस
क्या चेंज होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हर बाद जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमको मिलेंगी उसको हम लोग और ऐड ऑन करेंगे इन्हीं लेक्चर्स में, ठीक है। सो ये अब दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और ये वो जो भी स्टूडेंट दिसंबर या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी हैं और वो भी अगर इन लेक्चर्स को पढ़ के उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो वो ज़रूर आप लोग देखें, ठीक है। सो कहाँ पे हम हाँ, तो हिस्ट्री और ओरिजिन हम लोग पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री और ओरिजिन में हम लोग ये मैंने आपको बताया कि धर्मशास्त्र जो है वो स्मृति के अंदर आता है। वैदिक लिटरेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, श्रुति और स्मृति में, और स्मृति के अंदर जो है वो धर्मशास्त्र आता है। और धर्मशास्त्र के ट्रेडिशन के अंडर 100 से ज़्यादा बुकें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें कि मनुस्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो मनुस्मृति को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ से आया, वो देखिए वेद में जो है वो धर्म के से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं, और वेदांश में भी, जैसे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषा, कल्प, मैंने ये सब बताया ना आपको, ये सब वेदांग हैं। और वेद जो है वो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेद में भी धर्म की बात लिखी गई है, लेकिन ये जो वेद है और वेदांग जो है वो श्रुति लिटरेचर के अंडर आते हैं, और स्मृति लिटरेचर में धर्मशास्त्र आता है, ठीक है। कल्प वेदांग जो है, कल्प वेदांग में धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्र, इसका भी डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें कल्प वेदांग में भी दी गई हैं। अब धर्म सूत्रास क्या होते हैं, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। जो धर्म सूत्रास मतलब ये प्रोज फॉर्म में मैनुअल है, जो कि डेली लाइफ या सोशल कंडक्ट या रिचुअल्स या क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए उससे रिलेटेड नियम है, ठीक है। तो ये जो धर्म सूत्रास हैं वो 600 से 200 BC के बीच में लिखे गए, और जो धर्मशास्त्र है ना वो 200 BC से लेके 500 C आफ्टर मतलब क्राइस्ट एरा, तो उसके बाद भी ये लिखे गए, ठीक है। तो धर्मसूत्रास थोड़ा पुराने हैं और धर्मशास्त्र उसके बाद है। धर्मसूत्रास में भी 4 इंपॉर्टेंट धर्मसूत्रास हैं, एक अपास्तंभ सूत्र, गौतम सूत्र, बौद्धायन सूत्र एंड वशिष्ठ सूत्र, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट धर्मसूत्रास हैं, ठीक है। और ये धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रार्थ का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, ये कल्प वेदांग में इसके बारे में थोड़ा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अपस्तंभ सूत्रा जो है ये क्या है। अपस्तंभ सूत्रा में थोड़ा सा बस ब्रीफ डिस्कशन देंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अपस्तंभ सूत्र जो है ये साउथ इंडिया की लिटरेचर है, मतलब टेक्स्ट बुक है, और इसमें डोमेस्टिक रिचुअल्स, स्टूडेंट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, हाउस होल्डर्स की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या पनिशमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये साउथ इंडिया का टेक्स्ट है। गौतम सूत्र, गौतम जो थे उनकी नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें कास्ट और स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें 4 पुरुषार्थ वगैरह ये सब चीज़ें दी गई हैं। बौद्धयान में जो है वो ये डेक्कन रीजन का लिखी हुई टेक्स्ट है, ठीक है। और ये वशिष्ठ सूत्र जो है वो नॉर्थ इंडिया की टेक्स्ट है, जिसमें कि प्रायश्चित को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती से के प्रायश्चित कैसे करना है, इस बारे में वशिष्ठ सूत्र में बहुत डिटेल में दिया गया हुआ है, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि श्रुतिज और स्मृतिज, मैंने आपको बताया ना कि जो हिंदू फिलॉसफी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हिंदू फिलॉसफी, एक तो श्रुतिज और दूसरा स्मृतिज, ठीक। और श्रुति मतलब क्या, एक डिवाइन साउंड जो लोगों ने सुना और उसके बेस पे वेद को लिखा, वेदांश को लिखा, ठीक है। तो सुनकर उसको गॉड की जो डिवाइन साउंड थी, पहले के ऋषि मुनि तपस्या तप करते थे और फिर उनको डिवाइन साउंड सुनाई पड़ती थी, उससे उनको ज्ञान और नॉलेज मिलता था, ठीक है। और उसको उन्होंने वेदों में लिखा, तो ये है श्रुति के अंदर। तो हिंदू फिलॉसफी 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति, ठीक है। अब स्मृति में क्या आता है, ये जो है डिराइव्ड नॉलेज है, ठीक है। कहाँ से डिराइव की गई है, सुन के, जो चीज़ें सुनी गई हैं उनसे जो नॉलेज मिली लोगों, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हुआ, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है जैसे महाभारत, रामायण, ये सब स्मृति पे बेस्ड है। और धर्मशास्त्र भी किसके अंदर आती है, स्मृति के अंदर आती है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ सॉरी, ठीक है, आई कांट हेल्प फॉर दिस। तो जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। अब हम लोगों को मनुस्मृति, मैंने आपको बताया ना कि धर्मशास्त्र का ही एक इम्पॉर्टेंट जो धर्मशास्त्र का टेक्स्ट बुक है वो है मनुस्मृति, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मनुस्मृति में क्या है और सारी चीज़ें, ठीक है। सो
मनुस्मृति मीन्स द लॉज ऑफ मनु जो थे, मनु एक ऋषि थे उनके, तो मोस्ट फेमस और इस जो एशियंट स्मृति है वो मनुस्मृति है। इसको मनु ने कंपोज किया और भृगु ऋषि ने, ठीक, तो कौन से ऋषि ने, मनु ऋषि और भृगु ऋषि दोनों लोगों ने मिलकर मनुस्मृति को कंपोज किया। ये सबसे पहली हिंदू लॉ टेक्स्ट है जिसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, ये पहली हिंदू टेक्स्ट थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, विलियम जोन्स ने 1776 में, ठीक है। इसमें 12 चैप्टर्स हैं और 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 12 चैप्टर्स हैं इस मनुस्मृति में, और इन 12 चैप्टर्स में डिफरेंट हर एक चीज़ से रिलेटेड कोड्स, लॉज और प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। लॉज ऑफ कर्मा जैसे रीबर्थ और लिबरेशन, ये सारी चीज़ें भी मनुस्मृति में लिखी गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हर ये जो 12 चैप्टर्स हैं इन 12 चैप्टर्स में क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो है क्या बताया गया कि कैसे वर्ल्ड का कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, धर्म का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है। जो मनु थे ये इनको सबसे पहला लॉ गिवर कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहला मतलब ही वॉज द फर्स्ट लॉ गिवर जिन्होंने लिखा ऐसा। और वर्ण सिस्टम जो है, और सभी चारों कास्ट, जैसे वर्ण सिस्टम में हमने देखा ना, ब्राह्मण देखा नहीं मतलब आगे पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो 4 वर्ण जो क्लासेस थी, वर्णास थे, तो ये वर्ण सिस्टम के बारे में डिटेल में जो है चैप्टर 1 में मनुस्मृति बुक जो टेक्स्ट है उसके चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको दिया है कि चैप्टर 1 में क्या क्या है। जैसे चैप्टर 1 में वर्ण सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस चैप्टर में, मनुस्मृति के किस चैप्टर में वर्ण सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया, तो चैप्टर 1 में वर्ण सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया। फिर चैप्टर 2 में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि जो दो ट्विस्ट बॉन्ड जो लोग होते हैं, द्विजा लोग जो होते हैं, ठीक है, तो वो उनका एजुकेशन और ड्यूटीज़, उस ब्रह्मचर्य से रिलेटेड चीज़ें चैप्टर 2 में लिखी गई हैं। चैप्टर 3 में जो गृहस्थ धर्म होता है, एक गृहस्थ जो हाउस होल्डर लेडी होती है उसका क्या धर्म है, ये चैप्टर 3 में लिखा गया है। फिर हाउस होल्डर का कैसा कंडक्ट होना चाहिए, ये चैप्टर 4 में लिखा गया है। देखिए चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 5 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 7 भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। फिर चैप्टर 5 में प्योरिटी और इम्प्योरिटी से रिलेटेड जो है रूल्स बताए गए हैं कि कैसे पॉल्यूशन और क्लीननेस, वीमेन की क्या ड्यूटीज़ हैं, रोल ऑफ वीमेन क्या है, ठीक है, और वीमेन की सोसाइटी में क्या पोजीशन है, डेथ रिचुअल्स। सो वीमेन की ड्यूटीज़ और वीमेन की पोजीशन, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये चैप्टर 5 में दिया गया है। चैप्टर 6 में क्या है, रिनंसिएशन, लाइफ ऑफ संन्यास का जो धर्म है उसको कैसे लेते हैं, ये चीज़ चैप्टर 6 में डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। अब जिसमें कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई गई हैं चैप्टर 6 में, ठीक है, जिसमें कि ब्रह्मचर्य पहला स्टेज, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ और फिर संन्यास। मतलब संन्यास मतलब लिबरेशन, इनलाइटमेंट और डिटैच हो जाना, स्पिरिचुअल गोल को अचीव कर लेना, और वी कैन से दैट कि इनलाइटमेंट को अचीव करना, उसे हम क्या कहते हैं, संन्यास कहते हैं। तो ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं या लाइफ का जो पर्पस होता है, ये सारी चीज़ें चैप्टर 4 में बताई गई हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 7 में क्या बताया गया है कि राजा की क्या ड्यूटीज़ है, तो राजधर्म क्या होता है, ये किस में बताया गया है, चैप्टर 7 में। थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है वो भी चैप्टर 7 में दी गई है, तो दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर चैप्टर 8 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पनिशमेंट के जो नियम हैं, लॉज हैं, वो चीज़ें इस चैप्टर 8 में पूरे डिटेल में डिस्क्राइब की गई हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मनुस्मृति में को पढ़ रहे हैं क्योंकि मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के अंदर की इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, और मनुस्मृति में 12 चैप्टर्स हैं, उन 12 चैप्टर्स में क्या क्या है वो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर हमने 1 देखा जिसमें वर्ण सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया। चैप्टर 2 हमने देखा जिसमें कि जो द्विजा होते हैं, जो ट्वाइस बॉर्न होते हैं, उनकी कैसी स्टूडेंट ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। फिर तीसरे चैप्टर में जो है गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया, और चौथे चैप्टर में हाउस होल्डर का क्या कंडक्ट होता है। फिर 5th चैप्टर में प्योर जो है वीमेन की क्या पोजीशन और ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई। चैप्टर 7 में जो है संन्यास, जो 4 स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई। चैप्टर 7 में राजा का क्या धर्म है, ड्यूटीज़ ऑफ द किंग, इसको डिस्क्राइब किया गया। चैप्टर 8 में जुडिशियल मैटर्स और लॉ कोर्ट्स मतलब
पनिशमेंट से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब किया गया। चैप्टर 9 में जो है वो फैमिली के क्या लॉज हैं उनको डिस्क्राइब किया गया। चैप्टर 10 में कास्ट और मिक्स्ड क्लासेस को डिस्क्राइब किया गया। अटॉनमेंट और फिनेंसेस मतलब प्रायश्चित को चैप्टर 11 में डिटेल में बताया गया। और कर्म और रीबर्थ की फिलॉसफी को चैप्टर 12 सबसे आखिरी में, क्यों जो जैसा कर्म करता है, कर्म से अगर मतलब ये जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, इससे अगर लिबरेशन पाना है, फ्रीडम पाना है, तो ऐसे कर्म करने हैं कि इनलाइटमेंट को और संन्यास को अचीव करना। चैप्टर 12 में ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग, आपको मैंने बताया ना कि जो पुरुषार्थ है, मतलब जो क्या 4 स्टेजेस होती हैं, जो लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, ये जो चैप्टर 6 है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पुरुषार्थ, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ मतलब क्या है कि ह्यूमन लाइफ के 4 मेन गोल्स हैं, उसी को हम बोलते हैं पुरुषार्थ। ठीक, तो किसी भी मीनिंगफुल लाइफ को मनुस्मृति में मनु और ऋषि मनु और भृगु के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को अगर एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है तो उसको ये 4 पुरुषार्थ को फॉलो करना है, उस 4 पुरुषार्थ को अचीव करना है। 4 मेन गोल्स होते हैं, ठीक है। सो एक इनहेरेंट वैल्यूज़ है यूनिवर्स की, ठीक है, ये यूनिवर्स की वैल्यूज़ हैं, इनको समझना ज़रूरी है। सो धर्मशास्त्र ये कहता है कि किसी भी ह्यूमन नीड को डेवलप करने के लिए जो मटेरियल और स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमन बीइंग्स, एक व्यक्ति जो है, अगर मटेरियल जो सक्सेस और स्पिरिचुअल जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बीच में एक बैलेंस बना ले तो वो एक मीनिंगफुल लाइफ को जिएगा, ठीक है। सो अब 5 जो गोल्स हैं वो क्या है, 4 मेन गोल्स क्या हैं, जो 4 पुरुषार्थ हैं वो क्या हैं। सो सबसे पहले धर्म, राइटियसनेस मतलब कि कर्तव्य के अनुसार अपना जीवन जीना। धर्म क्या, ड्यूटी, अपनी जो आपका कर्तव्य, अपनी आपकी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से निभाना, एथिकल कंडक्ट होना ताकि सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे, ये धर्म कहलाता है। तो ये सबसे पहला गोल होता है। दूसरा चीज़ क्या है, अर्थ, इकोनॉमिक वैल्यूज़ मतलब कि वेल्थ और मटेरियल सक्सेस को अचीव करना, ये दूसरा गोल होता है। क्योंकि अगर इस समाज में एक व्यक्ति के हमने अगर इंसान का जन्म लिया है तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट हैं, वेल्थ और मटेरियल सक्सेस तो ज़रूरी है जीवन व्यापन के लिए, लेकिन उसको जो ये वेल्थ और मटेरियल सक्सेस को भी कैसे अचीव करना है, धर्म के अनुसार अचीव करना है। फिर काम, प्लेजर और डिज़ायर भी ज़रूरी है, सेंसरी जो प्लेजर्स होते हैं, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें। तो काम जो है ये जो है थर्ड गोल होता है। और फिर सबसे अल्टीमेट और लास्ट जो गोल होता है जहाँ पे आप लिबरेट हो जाते हो, फ्रीडम मिल जाती है, जो बर्थ और डेथ की साइकिल है, इनलाइटमेंट मिल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। तो पुरुषार्थ, तो जो ह्यूमन लाइफ के 4 मेन गोल्स क्या क्या हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ और 4 मेन गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब जो मैंने आपको बताया कि वर्ण सिस्टम, ये किस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ये जो वर्ण सिस्टम है, ये आपको चैप्टर 1 में डिस्क्राइब किया गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, जो पेंसिल है, आईपैड पेंसिल, वो थोड़ी सी उसमें कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से राइटिंग नहीं पार्ट हो पा रही है, ठीक है। सो वर्ण सिस्टम क्या था, देखिए, जो मनु ने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है एशियंट हिंदू सोसाइटी का, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी में एक सोशल हार्मनी को प्रिजर्व करती है, सोसाइटी में पीस पर रहता है, और सबको अपने अगर कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पता होती है तो सब अपनी अगर ड्यूटी सही तरीके से निभाएं तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में पीस और हार्मनी बनी रहेगी। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मनु वर्ण सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला जो किंग है, ये भी क्यों आया, किंग का भी एग्जिस्टेंस इसीलिए हुआ कि इस वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई भी किंग अपनी इस ड्यूटी को नहीं निभा पाता है, निभाने में असक्षम होता है, तो उसे अनवर्दी रूलर का घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। सो क्लासिकल इंडियन थॉट के अकॉर्डिंग जो ये सोसाइटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअलिज्म। जैसे मॉडर्न जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था उसमें इंडिविजुअल, लिबरलिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सोसाइटी। बट अगर एशियन ग्रीस
जो प्लेटो और एरिस्टोटल, इन लोगों के अकॉर्डिंग क्या था, सोसाइटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इंडियन जो क्लासिकल इंडियन थॉट है उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है कि कम्युनिटी और सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे इसके लिए वर्ण सिस्टम इज़ एसेंशियल, और वर्ण सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए राजा का किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। किंग की ड्यूटी है कि इस वर्ण सिस्टम को प्रिजर्व करें। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब 4 जो वर्ण थे उनको समझिए क्या है, ठीक है। सो सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण्स, ठीक, ये सबसे इनको सुप्रीम पोजीशंस मिली है ब्राह्मण्स को अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम, जो मनु ने बताया। इन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स की जो ड्यूटी होती है वो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट्स को, इंटेलेक्चुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना और उसको एक्सप्लेन करना और उसको लोगों को बताना, ये ब्राह्मण्स का काम होता है और ये सबसे सुप्रीम पोजीशन होती है। फिर सेकंड उन्होंने बताया इसी हायरार्किकल ऑर्डर में क्षत्रिय, जो सेकंड वर्ण सिस्टम में जो सेकंड क्लास है वो क्या है, क्षत्रिय है। ये वॉरियर क्लास होती है, ये रूल करती है, इसी यहीं से जो राजा जो होता है वो भी क्षत्रिय से बिलोंग करता है, मतलब वो क्षत्रिय होता है। और जो है ये सेकंड क्लास कहलाती है। फिर थर्ड क्लास जो है वैश्यस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इनको एजुकेशन राइट्स मिली होती है। तो ये व्यापार का जो काम है ये वैश्य लोग का काम है। और सबसे लास्ट और सबसे लोवेस्ट पोजीशन जो मिली है वो शूद्र को मिली है। और शूद्र की क्या ड्यूटी है, ये जो सारे तीनों वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्व करना ये शूद्र का काम है, ठीक है। सो दिस वॉज द वर्ण सिस्टम, इतना ही अभी जानना ज़रूर सफिशेंट है, ठीक है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। हमने जैसे आपको बताया कि चैप्टर 7 जो मनुस्मृति के चैप्टर 7 में थ्योरी ऑफ किंगशिप दी गई है और किंग की ड्यूटी बताई गई है। तो अब थ्योरी ऑफ स्टेट को समझते हैं कि कैसे मनुस्मृति में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो चैप्टर 7 ऑफ मनुस्मृति, उसमें थ्योरी ऑफ स्टेट और ड्यूटीज ऑफ किंग्स आर गिवन। मनु ऐसा बिलीव करते हैं कि जो स्टेट का ओरिजिन है वो कैसा है, वो डिवाइन ओरिजिन है, वो ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर ने खुद उसको स्टेट को ओरिजिनेट किया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, देखो उन्होंने क्या बोला मनु ने कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर बुराइयाँ ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो वो क्या करने लगता है, वो जो धर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, जो धर्म के प्रिंसिपल्स हैं उनको वॉयलेट करने लगता है। तो अब कोई व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति हैं जो धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, धर्म को वॉयलेट कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बुराइयां ज़्यादा हावी हो रही हैं, उनकी वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दंड नीति का प्रोविज़न दिया मनु ने। तो दंड नीति क्या है कि दंड देना ज़रूरी है। अब दंड कौन देगा, जो भगवान के ही बराबर या भगवान के जो बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसका है, किंग का, ठीक है। और किंग और को ये बताया गया कि किंग जो है वो गॉड ने ही बनाया, वो गॉड के बाद किंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मनु किंग इज़ अ सिंबल ऑफ दंड, वो दंड देने के लिए है जो लोग धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे। और इसको किसने बनाया, इसको गॉड ने बनाया ताकि जो वर्ल्ड है, ये जो सोसाइटी, ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसको एनार्की से बचा सकें और ताकि ये जो वर्ल्ड है, जो सिस्टम बना हुआ है, ये इसको धर्म के रास्ते में लोगों को चला सकें। किंग जो है उसके पास यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। क्या यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, सभी जो इम्पॉर्टेंट गॉड्स हैं उन्हीं के पास जो क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हीं की यूनिक क्वालिटीज़ राजा के अंदर भी होती हैं। इंद्र भगवान, वायु भगवान, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, चंद्र, तो ये जो गॉड्स हैं इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं क्वालिटीज़, यूनिक क्वालिटीज़ को किंग भी पजेस करता है। देखिए ये बहुत ही ये एशियंट टेक्स्ट है मनुस्मृति, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें रही होंगी रेलेवेंट, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप इसको रीड कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ बहुत ही फिक्शन लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि क्या सब लिखा हुआ है, ठीक है। राजा जो जिसके अंदर ये सारे गुण, भगवान के गुण, और भगवान कौन, यम, इंद्र। आज के डेट में तो मॉडर्न जो पीपल हैं, अब लोग तो भगवान को ही मानना बंद कर दिए हैं, ठीक है। सो बट ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो किंग को कैसा कंसिडर किया गया, किंग इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो किसी का फेवर नहीं कर रही हिंदू फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, बट फिर भी इट्स माय व्यूज़, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। हिंदू ये जो एशियंट
संस्कृत टेक्स्ट थे ना, इसमें सारी नॉलेज थी। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके पास सारी नॉलेज थी और उन्होंने अपनी नॉलेज लिखी। फिर उसके बाद जो ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, इन्होंने हिंदू टेक्स्ट को पढ़ा, उस में भी मुझे ऐसा लगता है, और फिर उन्होंने अपने हिसाब से उस फिलॉसफी दी। ये जो एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये किसने बोला था? अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा होगा, यूनिट 1, 2 को सुना होगा, तो हेगल ने भी क्या बोला था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, सो यही चीज़ हेगल ने भी बोली थी, और मनुस्मृति में भी ये बात लिखी गई है। तो अब ये मनुस्मृति पुरानी है कि हेगल पुराने, आप खुद समझ लीजिएगा। अब बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग आप खुद सोचिए। मेरा बस इतना ही था, मुझे जो अपना व्यू देना था। ठीक है, सो टू इंश्योर सोशल हार्मनी एंड प्रमोट पीपल्स वेलफेयर, स्टेट शुड बी गवर्न बाय सेल्फलेस एंड एनलाइटमेंट योगी। उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है, सोशल हार्मनी को इंश्योर करने के लिए, लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए स्टेट बहुत ज़रूरी है। और स्टेट को गवर्न कौन करेगा? एक ऐसा राजा जो कि इनलाइटेंड योगी होगा, मतलब जिसके अंदर जो है भगवान जैसे गुण होंगे, वो भगवान जैसी यूनिक क्वालिटीज़ होंगी, और वो धर्म के रास्ते पे चलेगा और अपनी ड्यूटी को धर्म अनुसार निभाएगा। ठीक, और वो जो किंग है, क्योंकि वो एक योगी है, वो इनलाइटमेंट है, उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो वो अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस का उसके पास फुल कंट्रोल होगा। तो जो राजा है वो जो धर्म है, उसके लिए कोई नया रूल या प्रिंसिपल बना नहीं सकता है। बस उनको जो रूल्स और प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत बने हैं, उनको बस प्रिजर्व करना और अपहोल्ड करना किंग का काम है। तो मनु ने जो मोनार्कियल किंगशिप है उसको सपोर्ट किया, डेमोक्रेटिक रूलर को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला मोनार्कियल किंग होना चाहिए, मतलब स्टेट जो है वो मोनार्की द्वारा रूल होना चाहिए, और वो किंग कैसा होना चाहिए? वो किंग इनलाइटेंड योगी होना चाहिए। ठीक है, सो वेस्टर्न व्यू ऑफ किंगशिप जो था, वेस्टर्न जो व्यू था, जैसे हम लोगों ने वेस्टर्न थॉट पढ़ी जा रहा है, वहाँ पे भी किंग को क्या बताया गया? एजेंट ऑफ गॉड बताया गया, और उसने बोला कि किंग जो है वो कुछ गलत नहीं कर सकता। तो एशियंट जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें भी ये चीज़ ऐसे मनुस्मृति में लिखी गई है कि किंग जो है वो, क्योंकि गॉड ही द्वारा बनाया गया है और उसके अंदर गॉड जैसी क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक इनलाइटमेंट योगी होता है, तो किंग जो है वो धर्म अनुसार अपने ड्यूटी को फुलफिल करता है, और जो राजा धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है वो एक लायक राजा नहीं है, उसे निकाला जा सकता है। अब नेचर ऑफ स्टेट को कैसे मनुस्मृति में एक्सप्लेन किया गया कि स्टेट कैसा है? स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, जिसे एक ह्यूमन ऑर्गन से कंपेयर किया गया। जैसे ह्यूमन ऑर्गन, मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट ऑर्गन्स, और सब हर एक ऑर्गन का डिफरेंट रोल है, फंक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसी तरह मनु ने क्या बोला कि स्टेट के भी 7 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और इन सब का इम्पॉर्टेंट रोल है, और जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक है और नेचुरल है, ये गॉड ने बनाया है, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो स्टेट को कैसा बताया, स्टेट का ओरिजिन कैसा बताया? ऑर्गेनिक और नेचुरल ओरिजिन बताया। ठीक, अब 7 जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जो इम्पॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति, वो क्या है? सबसे पहला स्वामी, उन्होंने बोला किंग जो है वो स्टेट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सेकंड उन्होंने बताया अमत्व, मतलब मिनिस्टर्स जो किंग को असिस्ट करेंगे। फिर दुर्ग, फोर्ट, जिसमें राजा राज रूल करेगा, जहाँ पे सारे मीटिंग्स होंगी, तो उसको दुर्ग बताया। फिर जनपद, जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट और तक राजा राज करेगा। फिर कोश बताया, कोश मतलब ट्रेजरी, खजाना। मित्र, अलाय, जो फ्रेंड्स होते हैं उसको मित्र बोला, और इसीलिए आज भी वो मित्र वर्ड है। ये एशियंट मनुस्मृति वगैरह में, एशियंट जो हिंदू टेक्स्ट हैं उसमें ये सारे वर्ड्स हैं। और दंड, पनिशमेंट। तो ये 7 मेन ऑर्गन्स हैं स्टेट के, ठीक है, जो हमने पढ़े। अब किंग की ड्यूटीज़ को हम लोग समझते हैं कि किंग की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू मनु, किंग जो है वो गॉड के बाद जो सबसे बेस्ट कोई है तो वो है किंग, मनु के अकॉर्डिंग। ठीक, और क्यों बेस्ट है? जैसे गॉड के अंदर सारी खूबियाँ हैं, और वो एक इनलाइटमेंट है। सो उन्होंने बोला किंग के जो है वो, उसने अपने सेंसेस और अपने ऊपर उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है। जो इंसान, जो व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले, तो वो इंसान सब कुछ अपने वश में कर सकता है। तो इसलिए मनु ने क्या बोला कि किंग जो है वो सब बेस्ट क्यों है? गॉड के बाद जो अगर सबसे बेस्ट है तो वो किंग क्यों है? क्योंकि उसका पूरा
कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने ऊपर और अपने सेंसेस के ऊपर। ये एक डिवाइन क्रिएशन होता है किंग, और किंग का पर्पस क्या है? सोशल हार्मनी, पीस और वेलफेयर को प्रमोट करना। किंग जो है वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करता है, वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करता है, और स्टेट को गवर्न करता है लोगों की रजामंदी से, लोगों के कंसेंट से। ऐसा नहीं कि लोगों के ऊपर फोर्सफुली वो गवर्न करता है। लोग खुद कहते हैं कि हाँ आप हमारे राजा जो है वो राज कर सकता है, ठीक है। और किंग जो है वो वर्ण धर्म को फॉलो करेगा। और किंग किस क्लास से बिलोंग करता है? क्षत्रिय वो धर्म को फॉलो करेगा। और क्षत्रिय क्लास का क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है? वॉर करना, अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने प्रजा को बचाने के लिए, अपने प्रजा को सही उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है, जो क्षत्रिय धर्म है वो राजा निभाएगा। और स्टेट के पास ये भी अधिकार है कि वो जो लोग धर्म के रास्ते पे नहीं चलें उन्हें पनिशमेंट दे सके, ठीक है। मनुस्मृति में दंड नीति का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन मनुस्मृति में एक चीज़ जो अभी भी क्रिटिसाइज़ की जाती है वो क्या, कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो लोअर वर्ण के लोग हैं, जैसे शूद्र, वैश्य, जिसने जैसे मान लीजिए पनिशमेंट सेम तरीके की है, नहीं सॉरी, अगर उसने जो ऑफेंस किया है, जो कोई क्राइम किया है, वो अगर चाहे सेम भले हो, लेकिन उस जो पनिशमेंट मिलेगी उसके वर्ण के अकॉर्डिंग मिलेगी। जितना लोअर वर्ण होगा उतनी ज़्यादा पनिशमेंट होगी। तो यहाँ पे मनुस्मृति में इसका मतलब जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो नहीं है। देयर इज़ नो इक्वलिटी बिफोर लॉ, और देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। जैसे कि अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, किसी भी चीज़ से बिलोंग करता हो, पर वो इक्वल है, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन मनुस्मृति में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने बोला, मनु ने, कि जो जितना लोअर वर्ण का होगा उसे उतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी उसी सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। और इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी होता है। और सिटीजन जो हैं वो सिटीजन्स जो नागरिक हैं, किंग की तो ड्यूटी है क्षत्रिय धर्म को निभाना, और लोगों की क्या ड्यूटी है? वो 4 जो पुरुषार्थ मैंने आपको बताए थे, धर्म का अर्थ, काम, मोक्ष, वो लोगों की ड्यूटी है। और किंग की भी 5 मेन ड्यूटीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको समझिए। किंग की जो 5 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है वो क्या? दंड नीति, टैक्स कलेक्ट करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, प्रजा को न्याय देना, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, एक राजा दूसरे मतलब राज्य से जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं उसको मेंटेन करना, मोरालिटी और रिलीजन को भी मेंटेन करना। सो ये 5 मेन ड्यूटीज़ हैं किंग की। सो दिस इज़ द चैप्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तब तक मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाए, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी यूनिट को मैं ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कॉमेंट। आप लोग के कॉमेंट ही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। थैंक यू।